नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में नए भारत का सफर जन सरोकार की कूटनीति के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकल भट्ट। वैसे तो कूटनीति या कूटनीति की राजनीति विभिन्न देशों की सरकारों के बीच की बातचीत, शिखर सम्मेलन, उच्च स्तरीय लेवल या तो कहे डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस या डिप्लोमैटिक डेलिब्रेशंस के बीच ही सीमित रह जाती है, ये माना जाता है। लेकिन मई 2014 के बाद काफी कुछ बदल गया। कूटनीति या कूटनीति की राजनीति की दिशा और दशा इस तरह मोदी सरकार ने बदल दी। ऐसी कूटनीति जो शिखर सम्मेलनों तक ही सीमित रह जाती थी, किस तरह मोदी सरकार ने वैसी कूटनीति को, वैसी डिप्लोमेसी को जन सरोकार की डिप्लोमेसी या कूटनीति में तब्दील किया, हम आपको बताते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट का सबसे पहला पड़ाव है करतारपुर कॉरिडोर। देखिए मेरी सहयोगी मेघना की ये खास रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। ये कॉरिडोर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा, उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहब के करीब ले जाएगा। बोले में विभाजन के बाद जमीनें बटी, लोग बटे और उसके साथ धार्मिक स्थल भी बट गए। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण 2019 में हुआ, जिसके बाद यहाँ के लोग अपने धार्मिक स्थल तक आराम से पहुंच सकते थे। तो एक तरीके से जो 70 साल से भी अधिक की अरदास रही है सिख समुदाय की, वो एक तरीके से पूरी हुई 2019 में। और यही वो कॉरिडोर है जहां से शुरुआत होती है करतारपुर कॉरिडोर की, और कुछ ही किलोमीटर दूर करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा है, जहां पर लोग नतमस्तक होते हैं, मत्था टेकते हैं और उनकी अरदास पूरी होती है। तेरे नाम दिया देवा गुरु अलोरियां, आसा छुट्टियां ने तेरे उत्ते डोरियां, आसा छुट्टियां ने तेरे उत्ते डोरियां, तेरे लाख लाख मन लिए पाने, आवी बाबा नानक मोड़ के महाने, किथे लाले ने दूर टिकाने, आवी बाबा नानक मोड़ के महाने। बहुत देर से सिखों की ये डिमांड थी। बड़ी सरकारें आई हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम सिखों के साथ हैं, ये है वो है, लेकिन मोदी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको सिरे चढ़ाया है। और ये काम जो है ना, ऐसे बातों से होना नहीं था। सरकार ने जो किया है, हर सिख तहे दिल से उनका धन्यवादी है। खास करके जो लोग हमारे पंजाबी NRI यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से, इटली से, फ्रांस से आ रहे थे, उनके मन में तो बहुत ही खुशी थी, क्योंकि जो सिखों की बेसिक एक प्रेयर है जो वो हर सुबह करते हैं, उसमें एक लाइन आती है कि वो वाले गुरुद्वारे गुरुधाम जिससे सिख कौम को बिछोड़ा गया है, कि मतलब दूर कर दिया गया है, उसके दर्शन इनको ग्रांट करे ईश्वर। सभी चाहते थे मतलब वहाँ पे दर्शन करने जाने के लिए। इससे पहले तो जब जो भी जाता डेरा बाबा नानक, जो गुरु नानक देव जी का स्थान इंडिया में है, वहाँ जाके हमें दूरबीन से दर्शन करने का मौका लगता था। वो पहले जब जाते थे बॉर्डर पे तो वो दूरबीन से देखते थे, आगे वो जंगल था तो थोड़ा सा दिखाई देता था। करतारपुर साहिब जाने के रास्ते के हम कुछ ही दूर पर खड़े हैं और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जहाँ पे कई सालों से लोग मौजूद हैं, जिन्होंने इसके बनने का भी सफ़र देखा है, कैसे ये जो पूरा कॉरिडोर है वो बना। बताइए कब से बनना शुरू हुआ, आपने क्या क्या देखा है ये, मतलब बनने से पहले और बनने के बाद? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो कॉरिडोर बनया है 2-2.5 साल हो गए बनया,
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। पहले कभी सोचा था कि करतारपुर साहिब जाने का जो रास्ता है वो इतना आसान हो जाएगा? नहीं, पहले तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। संगत में पूरी खुशी की लहर है जी। जो हमारी अरदास में था, हमारे गुरुधाम कुछ बिछड़े हुए थे हमसे, जो पाकिस्तान में रह गए, अब उनके हम दर्शन दीदारे कर सकते हैं। सभी सिख संगत में बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा अवसर मिला है हमको ये कि हम अब दर्शन कर सकते हैं। चलो कोविड करके थोड़ा ये रुका, लेकिन आ जा सकते हैं और सिख संगत में बहुत खुशी की लहर है जी। रोजाना तकरीबन हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ दर्शन किए हैं। कॉरिडोर के जरिए यहाँ से लोग जाते हैं और उसके बाद दर्शन करके शाम को वापस आ जाते हैं। आसपास के गांवों में न केवल इस कॉरिडोर के खुलने से दर्शन का मार्ग खुल गया, बल्कि उसके साथ ही व्यापार का मार्ग भी खुल गया, खुशहाली का मार्ग भी खुल गया। व्यापार इतना चला कि जो पास के गांव हैं, कहीं मौका मिला तो जाकर देखना। मेरा ख्याल कि 50 के ऊपर ढाबे बने हैं, चाय की दुकानें बनी हैं। सड़क बनने से ही, रोड बनने से ही कई लोगों को रोजगार मिलेगा और आवाजाही डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। करतारपुर कॉरिडोर जाने के पहले हम आपको ले चलते हैं ऐसे गांव की तरफ जो आसपास के जो गांव हैं, करतारपुर कॉरिडोर के आसपास के जो गांव हैं, उनमें से एक गांव है डेरा बाबा नानक गांव, जहां पर स्थित है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। जितने भी श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के तरफ से जाते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने, वो लोग डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा जरूर आते हैं। और जब से इस कॉरिडोर के दरवाजे खुले हैं, तब से डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा जुटी रहती है। पहले कच्ची सड़क थी, लोग जाते थे पैदल, मुश्किल तो आती ही पहले। अब तो नवी सड़क बनी है, लोगों चो बहुत उत्साह से उधर भी दर्शन करके खुश होया, मन साडा भी होया। जिहड़ी दूरों दूरों संगत आउंदी सी वो भी काफ़ी खुश सी। अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं जो बताना चाहेंगी कि करतारपुर कॉरिडोर जब खुला तो समुदाय के अंदर किस तरह की खुशी नज़र आई, कितना आसान हो गया वहाँ जाना और किस तरीके से कई लोग वहाँ गए, कई लोग अब जाने की आस रख रहे हैं कि कोरोना के बाद कब फिर से कॉरिडोर खुल सके और वो लोग जाकर वहाँ मत्था टेक सकें, दर्शन कर सकें। तो इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। कॉरिडोर जब खुला तब आप लोगों को क्या बताया गया? कुछ लोग गए होंगे दर्शन के लिए, क्या बोलते हैं? कि हमें बहुत खुशी हुई कि जब से कॉरिडोर खुला है कि हम आसानी से जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बढ़िया है, कॉरिडोर खुलने से ही वहाँ कोई गया है, जे ना खुलता तो फिर कौन जाता है ना। कहीं ने वधिया किया जिहड़ा खुलवाया, तो फिर तो कोशिश कर फिर वही आए जो पहला फिर खुलना चाहिए। कई विछड़े मिले आंदे, काफ़ी संगत जाती, काफ़ी संगत आके भी कहती बहुत वधिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करतारपुर न केवल गुरु नानक देव जी का कर्म स्थल है, बल्कि करतारपुर वही जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने पसीना बहाया और जो हवाएं जो हैं उनमें भी आज भी गुरु नानक देव जी के पसीने की खुशबू मौजूद है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की जो पहल है कि सिखों के जो भी श्रद्धा स्थल हैं उन स्थलों को जोड़ा जाए और वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो सके, उसका ही एक हिस्सा है करतारपुर कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। पंजाब के करतारपुर कॉरिडोर के बाद हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, जो कि हमारा अगला पड़ाव होगा। कोरोना महामारी के चलते जिस समय पूरा विश्व पैंडेमिक से और कोरोना से जूझ रहा था, उसी समय विदेश मंत्रालय और नौसेना ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौती भरा मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु एक ऐसा मिशन था जो कि बहुत ही चैलेंजेस और चुनौतियों से भरा हुआ था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के चलते विदेशों में जो फंसे भारतीय थे उनकी
घर वापसी हुई। INS कोलकाता से मेरे सहयोगी शिशिर की देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मुंबई के नेवल डकयार्ड में हूँ और मेरे पीछे जो आप शिप देख रहे हैं यह है INS कोलकाता। INS कोलकाता वही शिप है जो अगर देखा जाए तो समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2 जो कि ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाए थे उस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी मददगार साबित हुई। किस प्रकार से हालांकि इंडियन नेवी ने पूरी तरह से ऑपरेशन किया, इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत नंदू सर है जो कि कमांडिंग ऑफिसर है INS कोलकाता के। जिस प्रकार से एक टफ टाइम देश में चल रहा था कोरोना के वक्त, उस वक्त समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसमें इंडियन नेवी ने हालांकि अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस प्रकार से पूरी तरह से समुद्र सेतु ऑपरेशन को चलाया गया था? समुद्र सेतु 2 भागों में किया गया था। समुद्र सेतु जो पहला पार्ट हुआ वो हुआ था पिछले साल 2020 में, जब कोविड का जो पैंडमिक है बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे हमारे काफ़ी देश के नागरिक कंट्रीज़ में बाहर फंस गए थे और उनके लाइवलीहुड पे काफ़ी असर हुआ था। तो इनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु 1 आरंभ किया था। इस ऑपरेशन में हमारे 4 जहाज़ों ने लगभग 4000 नागरिकों को समुद्र के रास्ते से वापस लाया था। इस ऑपरेशन में 55 दिन लगे एंड हमने इन सब नागरिकों को बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी बीमारी के वापस पहुंचाया। इस साल जब देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गया था तो इंडियन नेवी ने इमीडिएटली समुद्र सेतु 2 स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन में लगभग 8 से 9 शिपों ने, जहाज़ों ने भाग लिया एंड भारी मात्रा में ऑक्सीजन बाहर की देशों से हमारे देश में वापस लाया। ये ऑपरेशन अभी चल ही रहा है और हमारे कुछ जहाज़ अभी इसमें लगे हुए हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन नेवी ने किए थे, समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2। जहाँ तक बात करें, चूँकि दोनों ऑपरेशंस अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन ऐसे में कोई ऐसा एक वाकया जो आपके जहन में होगा जो कि ऑपरेशन कैरी आउट करते वक्त अभी भी याद है आपको? चूँकि अगर देखा जाए तो अमूमन हम देखते आर्म फोर्सेस जो है सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, लेकिन ये एक अलग विषय था। तो ऐसे में कोई ऐसा वाकया तो अभी भी जो है आप रिमेंबर करते हो? समुद्र सेतु 1 में हमारा एक बहुत बड़ा जहाज़ है, एम्फीबियस जहाज़ बोलते हैं उसको, जो भारी मात्रा में लोग और गोला बारूद कैरी कर सकता है। इस जहाज़ को हमने भेजा था मालदीव्स में एंड वहाँ से हम कुछ इंडियंस को वापस लाए थे। उसमें एक गर्भवती महिला थी एंड मज़े की बात यह है कि वो लेडी को हमने वापस लाया कोचिन में 10 मई को एंड जहाज़ से उतरते ही वो सीधा अस्पताल गई और एक नन्हे मुन्ने लड़के को जन्म दिया। एंड बड़े कोइंसिडेंस से उस दिन इंटरनेशनल मदर्स डे भी था। तो वो मुझे याद आता है कि समुद्र सेतु 1 में काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था हमारा। समुद्र सेतु 2 में इंडियन नेवी, जैसे मैंने आपको बोला, हम तो ऑलरेडी बाहर थे समुंदर में। हम फ्रेंच नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, वरुणा 21, एंड हम ओमान के पास थे उस टाइम जब हमको बोला गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी है एंड इमीडिएटली ऑक्सीजन वापस लाना है, टाइम की कमी है अभी। तो हमारे सारे जहाज़ों ने एक्सरसाइज जब ख़त्म हुआ इमीडिएटली पर्शियन गल्फ में गए। हम जिस प्रकार से देख रहे थे, हालांकि समुद्र सेतु 1 में हमने देखा कई लोग फंसे हुए थे, तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता ये थी कि लोगों को सबसे पहले बाहर लाया जाए। लेकिन समुद्र सेतु 2 में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की हम बात करें, फिर मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी देश में हर एक हिस्से में। तो ऐसे में नेवी को जब कॉल गया था तो कितने जल्द से जल्द नेवी जो है प्रिपेयर हुई और कितने जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम वरुणा 21 एक्सरसाइज कर रहे थे जब हमको ये आदेश आया कि ऑक्सीजन लाना है। हमने जल्दी से अपना क्षमता देखा, कितने जहाज़ हैं, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन लाया जा सकता है। एंड आप ये ध्यान रखिए कि ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसको आप बंद कमरे में नहीं रख सकते, ये खुले में रहना चाहिए क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता है बंद कमरे में। तो हमको दिखा कि हमारे जो हेलीकॉप्टर डेक हैं शिप पे, ये सबसे अच्छे हैं इसको लाने के लिए। एंड हमने मिनटों के अंदर अपने जहाज़ को मोड़ा और हम सीधा पर्शियन गल्फ में घुसे एंड इसको फिर ऑक्सीजन को लोड करके वापस लाए। अगेन मैं वही वर्ड यूज़ करूँगा आपको, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रोल चेंजेबिलिटी। मतलब जो हमारे नेवी के जहाज़ों में क्षमता है अपने रोल को चेंज करने का मिनटों के अंदर, उसको दिखाते हुए हम ऑक्सीजन लोड करके वापस इंडिया लाए। जहाँ तक बात करें आंकड़ों की, चूँकि अगर देखा जाए समुद्र सेतु 1 में कई सारे लोगों को जो है भारत उनको लाया गया, सामान भी जो अगर देखा जाए समुद्र सेतु 2 में लाया गया, तो कितने लोग जो है नेवी के जरिए भारत में लाए गए? और सामान की बात करें, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें, तो उसका एक आंकड़ा क्या हो सकता है?
जी समुद्र सेतु 1 में जैसे मैंने आपको बताया, हमने लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया। ये लाए हमने ईरान से, श्रीलंका से, मालदीव से एंड उनके होम पोर्ट्स दैट इज़ कोचिन, टूटिकोरिन या पोरबंदर, इन जगहों पे उनको हमने उतारा। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है तो हमारे जहाज़ों ने अब तक लगभग 1100 मेट्रिक टन लिक्विफाइड ऑक्सीजन वापस लाया है कंटेनर्स में, और 3 लाख लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन लाया है सिलेंडर्स में। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये हम जो ऑक्सीजन लाए हैं ये फिल्ड कंटेनर्स थे। जैसे ही हम किसी शहर में पहुँचे और ऑक्सीजन दिया हमने, तो मिनटों के अंदर ये ऑक्सीजन सिटी सप्लाई हेल्थ लाइन में चला गया और हमारे देशवासियों के काम आ गया। तो जैसा कि आपने देखा, समुद्र सेतु के जरिए कई हजार लोगों को भारत लाया गया, तो ऐसे में कई लाख टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई, जो कि काफ़ी ज़रूरी था उस वक्त, वो भी जो है मुहैया करा दिया। भारत के इन जवानों ने हमेशा जब ज़रूरत पड़ी भारत माँ के सपूतों की सेवा की है, और इस वक्त भी हम ये देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से दोनों ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं, इंडियन नेवी इसमें काफ़ी सफल रही है। आईएनएस कोलकाता की रिपोर्ट के बाद अब आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आईएनएस शार्दुल कोची से। ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन किस प्रकार से हुआ, खास तौर पर हर काम देश के नाम की भावना के अनुरूप, आइए देखते हैं। We bring to you this exclusive ground report from the headquarters of Southern Naval Command, Kochi. If Ministry of External Affairs was coordinating with foreign governments and its missions abroad, Indian Navy proved vital in its logistic part of the whole operation. I'm standing in front of the gigantic INS Shardul, one of the prestigious assets of Indian Navy, which along with the other vessels proved very vital in the whole logistic operations named as Operation Samudra Setu Phase 1 and Phase 2. In 2020, when the COVID-19 pandemic hit, when the global community was panic-struck, Indian Navy played a key role in bringing back our stranded citizens from across different states in Indian Ocean Rim region. As part of the Operation Samudra Setu Phase 1, INS Shardul brought back 233 Indian nationals stranded in Iran from the port of Bandar Abbas to the safety and security of their homeland. 24 घंटे हमारी सहायता की, हमारे देखरेख में 24 घंटे हमारे साथ रहे, और कुछ खाना सब कुछ मिला, मेडिसिन मिला, सब कुछ हमको मिला। वापसी में हम लोग भारत रवाना हो रहे हैं नेवी से। हम लोग नेवी ने हमने बहुत हेल्प किया, हम शुक्रिया मान रहे हैं कि अपनी इंडियन नेवी के ऊपर बहुत बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत। नेवी से हमें जीरो से ईरान से निकाला है, हमको बहुत अच्छा लगा और उसको सैल्यूट करता है। The citizen-centric initiatives of Ministry of External Affairs with the robust support of Indian Navy proved to be a game changer in that crisis situation. We managed to tide over the whole emergency. And that proved once again the success of Indian diplomacy narrative under Modi government with a clear priority of for the people. 25 मार्च 2020 एक ऐसा समय, एक ऐसा हादसा जो सिख समुदाय के लोग जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो कभी नहीं भूल सकते। कोरोना का समय था और देश वापस लौटना नामुमकिन। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने ऐसी मदद की जिससे लोग भारत वापस आ सके और अफगानिस्तान में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों के लिए एक आशा की किरण निकली। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ के हालात जो थे वो किस तरह के थे और उसके बाद वो वापस आने के लिए किस तरह की मदद मिली और किस तरह से वो भारत वापस आ पाए। सर, आप बताइए कि आपने वहाँ क्या देखा, क्या मंजर था, कैसी दहशत थी, कैसे दहशत के साए में रह रहे थे? दहशत हो गया जो कंधार में और गजनी में, जलालाबाद में, काबुल में, ये सारी जगह में दहशत भर थी। और 2020 में जो 25 मार्च में जो गुरु हरराय साहब जी गुरुद्वारे में अटैक हुआ हमारे ऊपर,
तो वहाँ पे हमारे लोग 27 बंदे मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और मर्द भी थे। उसके बाद हमारे सारे संगत जो काबुल में और गजनी और जलालाबाद में सारे ने ये मन बनाया है कि हम सारे इंडिया में लौट जाएंगे। जो भारत का दूतावास है वहाँ काबुल में, वहाँ के किसी अधिकारियों से कुछ बात हुई हो, किसी ने कुछ आपको भरोसा दिलाया हो कि आपको वापस ले जाया जाएगा? जी, हमारे साथ जो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो काबुल में है, उन्होंने हमारे साथ हमेशा हमारे साथ मदद की है और उन्होंने भरोसा यही भी दिलवाया है कि आपका एक बंदा भी अफ़गानिस्तान में हो तो हम उसको भी शिफ्ट करेंगे इंडिया में। यही भारत सरकार थी तो हमारे को यहाँ पे शिफ्ट किया। हमारी बच्चों की, औरतों की, हमारी जानें सारे बच गई। तो भारत सरकार अगर हमारे साथ मदद नहीं करती थी तो सबका खतर हो गया, सब मारे जाते थे। जो हमारे साथ, जो मेरे साथ में जो गुरुद्वारे में घुसा, सारे लाशें गिरी। उस लाशों का हमने अपने हाथों से उठाया कि छोटे बच्चे मारे गए, हमारी औरतें, जवान औरतें बिना पति रह गए, उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए। वहाँ पे आतंकवादी गुरुद्वारे में घुस गए थे, जो उसमें 27 बंदे शहीद हो गए। सब बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बड़े छोटे सब मारे। कुछ पता नहीं चला क्या करें क्या नहीं करें, इसका कुछ पता नहीं। यहाँ पे हमें सरकार ने क्यों वीज़ा दे दिया, चलो हम लोग आ गए बच्चों को। धमाका होया सी जब अंबेडकर से गुरुद्वारे में आए सी, उसी धमाके के दिन हिंदुस्तान का अंबेडकर साहब उधर आया सी, उसने सब चीज़ अपनी आंखों से देखा सी। सब देखा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यहाँ पे देखा सी, उन्होंने कहा कि भारत के दरवाजे हम तुम्हारे लिए खुले हैं, बस जब जाओ। वो फ्लैट आई सी, हिंदुस्तान ने भेजी सी, इंडियन से आई सी, थे बस ऐसे उसके बैठ के आ गए। जब यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा था और वहाँ भी लॉकडाउन चल रहा था, एम्बेसी बंद थी, तो भारत सरकार ने हमारे साथ ज़्यादा हेल्प की है कि हमारा वीज़ा निकाला, वीज़ा दिलवाया हमारे को, स्पेशली फ़्लाइट भिजवाई जो उस समय फ़्लाइट बंद थी, और हमारे को अफ़गानिस्तान से इंडिया लेकर के आए। और जो समय हमारे पर उधर गुजरे वो बहुत भयानक समय था, क्योंकि मैं उधर मौजूद था। उसी जब दहशतगर्दी में वो गोलियां चला रहे थे, मैं उधर ही मौजूद था। अटैक तो मेरे ऊपर भी हुआ लेकिन मैं बच निकला। लेकिन हम भारत सरकार का अति धन्यवाद करते हैं कि इसलिए उस मुश्किल समय में जो कोरोना वायरस चल रहा था, हमारे को वहाँ से निकाल करके यहाँ लाई। हमने तो उम्मीद अपनी खो दी थी कि जब दूसरा अटैक या तीसरा अटैक होगा हम किधर जा नहीं सकेंगे, अभी रास्ता सब बंद है, हम इधर ही मरने वाले। कूटनीति को जन सरोकारों से जोड़कर मोदी सरकार ने विदेश मंत्रालय को जो मानवीय चेहरा दिया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वंदे भारत मिशन। लेकिन वंदे भारत मिशन ही नहीं, इससे पहले भी दुनिया के तमाम देशों से, विदेशों से फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए गए और अब काबुल से भारतीयों की वापसी इसी कड़ी में ताजा उदाहरण है। कोरोना काल में अगर देखा जाए, कई लोग भारत के बाहर फंसे थे। ऐसे में उन लोगों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और भारत सरकार ने भी वंदे भारत मिशन के तहत उन सभी लोगों को अपनी धरती पर लाने का एक मिशन अपनाया, वंदे भारत, जिसके तहत कई लोगों को जो है एयर इंडिया के जहाज़ों के जरिए मुंबई लाया गया। क्या कहना इन लोगों का, आइए देखते हैं। It's pandemic outside. I was stranded at the KL airport. My flights were cancelled. In fact, all the other flights were cancelled. There was so much of confusion everywhere. My fieldwork in Malaysia was over. I was desperate to come back home. With great difficulty, I managed to find some accommodation. Finally, after 2 months, I was picked by Vande Bharat mission flights. I am Junaid Umatia from Bangladesh Medical College. And I am Siraj Bagadia from Bangladesh Medical College and we are from Gujarat. हम लोग लास्ट 3 महीने से यहाँ पे फंसे हुए थे, तो हमें जो डिफ़िकल्टी हुई उसमें हमें इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया है और उन लोगों ने हमें सब डिफ़िकल्टी जो थी उसमें हमको हेल्प करके उसमें से निकाला है। I would just like to thank the Indian High Commission in Dhaka, especially the Ambassador, for kindly helping facilitate my return back to India to see my family, for helping facilitate this evacuation flight. It means a lot to many, many Indians who are on the aeroplane. We were stuck, I and with my family and my son, for 3 days in Kabul.
So the situation is very intense in Kabul, and fortunately the Indian army helped us to evacuate from Kabul to Delhi. पूरा काबुल शहर भागने में लगे हैं। एयरपोर्ट पे जो जिसका वीज़ा पासपोर्ट है उन लोगों को मौका ही नहीं मिले। इतने लोग आम लोग जाने के लिए रेडी है कि हमें लेके चलिए, हमें लेके चलिए। बहुत ख़राबी है, माहौल है वहाँ का भी। तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत सरकार जिंदाबाद, हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की। तो कुल मिला के जो एक बड़ी तस्वीर उभर के आती है, मोदी सरकार की कूटनीति, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, जन सरोकार की डिप्लोमेसी, पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी, जो कि जनता से शुरू होती है, जनता तक और जनता के लिए, जनता के हित में। मोदी सरकार की कूटनीति है जन सरोकार की कूटनीति, एक ऐसी डिप्लोमेसी, एक ऐसी कूटनीति जिसमें नए भारत की चमक दिखाई देती है, नए भारत की धमक सुनाई देती है। एक ऐसी पीपल सेंट्रिक कूटनीति या डिप्लोमेसी जो कि नए भारत के सफ़र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर।